वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन अचीव चैनल में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने सोइल के बारे में। सोइल क्या होती है? मिट्टी। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे और ये अपना थोड़ा सा लेंथी सेशन रहने वाला है क्योंकि हम इसको एक ही वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। जितना भी इसका जो रहेगा ना मटेरियल, जितना भी हमें सोइल के बारे में पढ़ना है वो एक ही वीडियो के अंदर कवर कर देंगे और मोस्ट प्रोबेबली है कि इसी के अंदर से आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। और आज का हमारा जो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपने जो है आज का अपना थॉट्स तो नहीं कह सकते उसको, थोड़ा सा कुछ एक लाइंस हैं जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं। ठीक है, आइए उनको देखते हैं। देखिए वो लाइंस कौन सी हैं। लाइन कहते हैं कि अभी से थक गए क्या। ठीक है, अभी तो तुम्हें वहाँ हंसना है जहाँ तुमने रोई थी। ठीक है, ये क्या कहता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, क्या आप अभी से थक गए क्या? आपने तो वहाँ पे हंसना है जहाँ पे आप रोए थे। ठीक है, कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से आप रोए, सिलेक्शन नहीं हुआ, एनी हाउ कुछ भी हो सकता है, तो आपको वहाँ पे हंसना है। ठीक है, और या फिर किसी दोस्त ने ये कह दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आपको वो करके दिखाना है। ओके, आपने हंसना है, वहाँ पे रोना नहीं है। जहाँ पे आप रोए थे वहाँ पे हंस के दिखाना है आपने। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखिए हम देखते हैं सोइल के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि 3 स्फीयर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द 3 स्टेट ऑफ द मैटर कंस्टिट्यूट द अर्थ। देखो 3 स्फीयर है अपने अर्थ के। ठीक है, इसी टाइप से जिस प्रकार से अपने है ना मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे 3 स्फीयर है। जो सॉलिड जोन है उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ध्यान रखना, अर्थ के 3 स्फीयर है। जैसे मैटर की 3 स्टेट है ना, फिलहाल आपके 10th लेवल पे तो 3 है, वैसे तो 5 होती है। ठीक है, प्लाज्मा और बोस जो आइंस्टीन है ना वो 5वीं होती है। ठीक है, तो हमारी अर्थ की भी 3 हमारी स्फीयर है, 3 जोन है। जो सॉलिड जोन है उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं अर्थ की का। ठीक है, इसमें 93% तक हमारा है ना अर्थ का मास आ जाता है। जो लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर फॉर्मिंग सीज एंड ओशियंस, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। पहला कौन सा है स्फीयर? लिथोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर किसको बोलते हैं? जो लैंड हमारी वाटर के साथ में कवर्ड है। ठीक है, लाइक ओशियन, सीज वगैरह हो गए। थर्ड आती है अपनी गैसियस एनवेलोप है ना हमारे अर्थ के चारों तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसका अर्थ का मास कितना परसेंटेज इसके अंदर कवर है? 6.91% कवर है अर्थ का मास। ठीक है, और अर्थ का मास हमारे एटमॉस्फेयर में कितना? 0.03% है। ठीक है, ध्यान रखना, मैटर की जिस प्रकार से 3 स्टेट होती है वैसे ही हमारे अर्थ के 3 स्फीयर है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट। देखिए जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है ना, हैव 3 पार्ट्स। देखो जो अर्थ है, हम देखते हैं ऊपर मिट्टी देखते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे हम रहते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, जो भी हमारा रूटीन का काम होता है वो करते हैं। बट जो हमारी मिट्टी है नीचे अंदर, इसमें 3 लेयर है भाई, 3 इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट है। कौन कौन से? जो आउटर मोस्ट होती है ना, जो ऊपर की तरह ही होती है, यहाँ से यहाँ तक जो होती है, मान के चलो ये सरफेस के क्लोज, ये हमारी आउटर मोस्ट होती है, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसके बीच में आते हैं हमारे, इसके इससे भी नीचे आता है मेंटल। ठीक है, और जो सेंटर पे होती है ना, जैसे आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मान लिया ये हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, और हम इस पे रहते हैं लाइक यहाँ तक, एक सेकेंड, यहाँ तक रहते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो हमारी अर्थ क्रस्ट आ जाएगी। ठीक है, जो क्रस्ट है, और इससे जो नीचे आएगी ना अपनी, वो हमारी क्या हो जाएगी भाई? मेंटल हो जाएगी। ठीक है, मेंटल। और जो सेंटर पार्ट होता है ना, ये वाला जो सेंटर पार्ट, इसको कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर, इनर मोस्ट। फिर वापसी हमारी यहाँ पे मेंटल आ जाएगी, वापसी ऊपर क्रस्ट आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारी क्या होती है? 3 पार्ट होते हैं इंटीरियर के अर्थ के। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल, कोर। ओके, फिर बात आती है हमारी जो टर्म सोइल है ना, वो ड्राइव है हमारे कौन से वर्ड से ड्राइव है भाई? लैटिन वर्ड से ड्राइव है हमारी जो सोइल। क्या वर्ड है? लैटिन सोलम, जिसका मतलब होता है फ्लोर। ठीक है, और कंपोजिशन ऑफ सोइल ऑन द वॉल्यूम बेसिस। देखो ये हम कंपोजिशन की बात करेंगे सोइल की, किसके बेसिस पे? वॉल्यूम के बेसिस पे। ठीक है, मिनरल कितना है सोइल के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम की बात चल रही है। तो मिनरल कितना, मिनरल मैटर कितना? 45% है। कितना मिनरल मैटर भाई? 45% है। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर कितना है? ये जो बच गया ना, ये वाला, ये पार्ट, ये हमारा कितना भाई? 5% है। कितना? 5%। और जो सोइल का वाटर है ना, वो हमारा 25 है, और सोइल में जो एयर है वो भी 25% है। ठीक है, ये हमारे किसके बेसिस पे है? वॉल्यूम के बेसिस पे। और एक बात और ध्यान रखना, जो मैं आपको ये सोइल का जो पोर्शन करवा रहा हूँ ना, ये आपके 3rd ईयर के अंदर आता है। ठीक है, एक सोइल का कोर्स आता है, सोइल 101। ठीक है, कोड होता है ये, और वहाँ पे आपको ना जितना भी जो मैं आपको यहाँ पे बेसिक कराऊंगा, वहाँ पे आपको एज इट इज़ मिलेगा देखने को। ठीक है,
और जो सोइल है ना इज 3 डिस्पर्स फेज सिस्टम है। कितना? थ्री डिस्पर्स फेज सिस्टम है सोइल का, जिसका रेशियो है जैसे हमारे सॉलिड लिक्विड गैस का कितना भाई, सॉलिड के 2 है कंपोनेंट, लिक्विड का 1 है और गैसेस का 1। इस प्रकार से हमारा ये आइडियल सोइल की रेशियोज है हमारे, ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस की। और सोइल की कितनी डिस्पर्स फेज है? 3 है, ध्यान रखना इसको। और जो फादर है हमारे सोइल साइंस के वो किसको कहा गया है? वीवी डोकोचेव को कहा गया। आल्सो ये फादर है किसके? हमारे पेडोलॉजी के, ठीक है, स्टडी ऑफ सोइल, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सोइल साइंस, वीवी डोकोचेव, या फिर हम जो स्टडी ऑफ हमारी सोइल होती है उसको पेडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन सोइल साइंस के कौन है? डब्ल्यू लीथर। कौन से है भाई? डब्ल्यू लीथर है। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल कब बनाया गया था? 2015 में। वैसे मैंने ये वीडियो आपको करवा रखी है, एक ही छोटी सी वीडियो है हमारी इंटरनेशनल ईयर से रिलेटेड टू हमारे जो भी कौन कौन से मिलेट ईयर किसको कहा गया, सोइल ईयर किसको कहा गया, वाटर ईयर, ये मैंने आपको सारे करवा रखे, ठीक है। जो थीम क्या था इस ईयर का, जो हमारे इंटरनेशनल ईयर बनाने का था? हेल्थी सोइल फॉर हेल्थी लाइफ, ठीक है। जो हमारी स्वस्थ हमारी भूमि होगी हमारी स्वस्थ जीवन के लिए, ठीक है। जो लो ऑफ ऑप्टिमा एंड लिमिटिंग फैक्टर क्या है भाई? ब्लैकमैन को कहा गया, ठीक है। लॉ ऑफ ऑप्टिमा एंड लिमिटिंग फैक्टर क्या है? हमारा ब्लैकमैन, ओके। और फिर बात आती है अपनी परसेंटेज वेट ऑफ लिथोस्फीयर। अब बात आती है कितना परसेंटेज पे हमारा लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर हमारा जो सॉलिड पोर्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर तीन पार्ट आते हैं। एक इग्नियस रॉक आता है, सेडिमेंट्री रॉक आते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक आते हैं। ये आपने पढ़े भी होंगे। जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो हमारे सबसे मेजर पार्ट होता है, ठीक है। 95% कवर करते हैं वो सॉलिड जो हमारा लिथोस्फीयर होगा ना उसका। और जो सेडिमेंट्री होते हैं वो 4.9% कवर करते हैं और मेटामॉर्फिक करते हैं 0.1% का, ठीक है। और इसके अंदर हमारे जैसे इग्नियस रॉक के अंदर ग्रेनाइट होते हैं जो कि एसिडिक होते हैं, बेसाल्ट मिलता है जो बेसिक नेचर का होता है। सैंडस्टोन आ गए हमारे, जो हमारे लाइमस्टोन आ गए, सेल, पीट, लिग्नाइट, रॉक साल्ट, ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर कौन से आते हैं? मार्बल, जेनेसिस हो गया, सेलेट हो गई और क्वार्ट्ज हो गए, ठीक है जी। ये इस प्रकार से हमारे ये क्या आता है, जो लिथोस्फीयर का जो पार्ट है ना वो कवर किया गया है। फिर बात आती है इसके अंदर मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल। देखो जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, जैसे ये मैंने पहले स्टार्टिंग में करवाया ना, अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट होता है, फिर मिडिल पार्ट होता है, जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, जैसे क्रस्ट मेंटल कोर करवाया, वो पूरा एक लेसन है आपका 3rd ईयर के अंदर। और जो अब मैं करवा रहा हूँ रॉक्स के बारे में देखा, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए। अब मिनरल्स के बारे में देखें, ये 2nd चैप्टर है। इस प्रकार से छोटे छोटे चैप्टर, और आप उसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ोगे। इसमें थोड़ा सा मीन्स मोटा मोटा एक कह सकते हो कि भाई जो मेन है बेसिक सा दे रखा है, ठीक है, इस टाइप से। और प्राइमरी मिनरल्स के अंदर हमारे क्वार्ट्ज जाते हैं, इसका फार्मूला होता है सिलिकॉन ऑक्साइड मीन्स SiO2 होता है, ठीक है। और फेल्सपार आ गए, मिक्का आ गया, पायरोक्सिन्स आ गए, एम्फिब्यूल्स आ गए, ये हमारे प्राइमरी मिनरल्स होते हैं। इसके नाम आपको डायरेक्टली याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है एग्जामिनर। फिर बात आती है हमारे सेकेंडरी मिनरल्स की। कैल्साइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया, एपेटाइट हो गया, हेमेटाइट, ये हमारे सेकेंडरी मिनरल्स के अंदर आ जाते हैं। या फिर आप ऐसे याद कर लेना, प्राइमरी को याद कर लो, सेकेंडरी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। फिर सेकेंडरी को याद कर लो, बाकी के बचते प्राइमरी होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हो। और ये कुछ एक नॉलेज की बातें हैं। मोस्ट अबंडेंट मिनरल अर्थ क्रस्ट में कौन सा है? फेल्सपार। कौन सा है? फेल्सपार है। और मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन सोइल, देखो अर्थ क्रस्ट के अंदर पूछ रहा है पहले तो, फेल्सपार है अर्थ क्रस्ट के अंदर तो। और अगर आपके बात आ जाए मिनरल इन सोइल की बात, तो क्वार्ट्ज होता है। और मोस्ट रेजिस्टेंस मिनरल टू रेजिस्टेंट वो कौन सा अपना? क्वार्ट्ज है, मॉस्कोवाइट है और फेल्सपार है, ठीक है। मीन्स ये बात कर रहे हैं कि जैसे हमारा वेदरिंग होती है ना, तो उसमें हमारा रेजिस्टेंट कौन सा होता है? वो अपना क्वार्ट्ज होता है। इस प्रकार से, ठीक है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा क्या वेदरिंग होती है क्या नहीं, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि प्राइमरी मिनरल्स कौन से और सेकेंडरी मिनरल्स कौन से। और मोस्ट अबंडेंट हमारा जो मिनरल मिलता है हमारे अर्थ क्रस्ट में फेल्सपार होता है। अगर सोइल की बात करेंगे तो अपना कौन सा होता है? क्वार्ट्ज होता है, ठीक है। और इनके रेजिस्टेंट का भी बता दिया। फिर इसके बाद बात आती है अपनी जो सोइल होती है ना, अगर आपसे कोई सोइल की फुल फॉर्म पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रेंटम ऑफ इनफाइनाइट लाइफ मीन्स एस से स्ट्रेंटम, ओ से ऑफ, आई से इनफाइनाइट, एल से लाइफ। स्ट्रेंटम ऑफ इनफाइनाइट लाइफ मीन्स स्ट्रेंटम का मतलब होता है लेयर या फिर शोल बोल सकते हैं, ठीक है। और पेडोलॉजी क्या होती है? फॉर्मेशन या फिर केमिस्ट्री, इट्स टाइप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल मीन्स जो सोइल की स्टडी करता है, ठीक है। एडेफोलॉजी होती है हमारी इन्फ्लुएंस ऑफ सोइल ऑन ऑर्गेनिज्म मीन्स स्टडी ऑफ सोइल इन रिलेशन टू प्लांट बोल सकते हैं एडेफोलॉजी, ठीक है। पेट्रोलॉजी बोल सकते हो स्टडी ऑफ रॉक्स के बारे में,
ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पेडोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ सोइल बोलते हैं। ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या उसके टाइप है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एडाफोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सोइल इन रिलेशन टू प्लांट होते हैं। ठीक है, पेट्रोलॉजी होती है स्टडी ऑफ रॉक्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए कंपोजिशन ऑफ हमारी अर्थ क्रस्ट में, ये तो आपने 10th के अंदर उसमें साइंस में भी देखा होगा कि सबसे ज़्यादा हमारी अर्थ क्रस्ट में क्या कौन सा एलिमेंट मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। नॉन मेटल की बात आ जाए तो हमारी ऑक्सीजन होती है, अगर मेटल की बात आ जाए तो आप क्या करके आओगे, एल्यूमिनियम को टिक करके आओगे। ठीक है, अगर कंपोजिशन डायरेक्टली पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट मिलता है, वो कहोगे आप ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है। अगर फिर मेटल की बात आ जाए कौन सा हमारा कंपोजिशन अर्थ क्रस्ट में सबसे मैक्सिमम है हमारे उसकी, वो एल्यूमिनियम की बात करेंगे। ठीक है, और बाकी का आपको याद करना है तो कर लेना, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये चारों इंपॉर्टेंट है। इससे पूछ सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा हमारे अर्थ क्रस्ट में, तो ऑक्सीजन है। अगर मेटल की बात आ जाए तो आप करके आओगे एल्यूमिनियम को टिक। ठीक है, फिर बात आती है वेदरिंग। देखो वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड रॉक इनटू पेरेंट मटेरियल लाइक रिकोलिथ होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। जैसे हमारे है ना रॉक्स होते हैं, चट्टाने होती है, ठीक है, पहाड़ होते हैं, तो फूट के टूट के, लेमन लैंग्वेज में बोलता हूँ मैं, कोई बात नहीं है। जैसे हमारे पहाड़ हो गए ना, वो टूट के ना, मान लो हमारे छोटे छोटे डले टाइप बन गए, डले होते हैं भाठे, ठीक है, जो पक्का खोरा होता है, ठीक है, अलग अलग बोलते हैं भाई। तो उसमें क्या होता है, वो बन गया मान लिया, ठीक है, और फिर किसी कारण जैसे कार आई, गाड़ी आई, या फिर कुछ और भी उसके ऊपर से हमने भी ट्रैवल किया, तो क्या हुआ, वे छोटे छोटे कणों में टूट गया। फिर हमने लंबे टाइम तक हम चलते गए ना, तो बिल्कुल ही हमारी सोइल की फॉर्मेशन होगी। इस प्रकार से फॉर्मेशन होती है हमारी सोइल की। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे 2-4 साल के अंदर सोइल की फॉर्मेशन हो जाएगी, मिनिमम 200 साल लग जाते हैं भाई। ठीक है, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, 200 साल लग जाते हैं हमारे किसी एक रॉक से सोइल बनने में। अगर यही है, अगर आप मैनुअली करोगे वो तो एक अलग बात हो जाती है। अगर हम नेचुरली देखें ना तो इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो वेदरिंग हमारी क्या होती है कि जो हमारे चट्टानें होती है वो टूट के बाठे बनाते हैं। रिगोलिथ का मतलब होता है बाठा, ठीक है, डड़ा, खोरा, कुछ भी बोल सकते हो लेमन लैंग्वेज में, वो आपकी रीजन के प्लेस के अकॉर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो बन जाता है रिगोलिथ। इसको हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, क्योंकि पेरेंट तो यही हुआ ना। देखो हमारे रॉक से टूट के कुछ भी डड़ा बना, बाठा बना, या फिर हमारा खोरा बना, तो क्या हुआ, वो हमारा एक टाइप से पेरेंट हो गया, उसी से हमारी सोइल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये होती है हमारी वेदरिंग की। वेदरिंग का एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो सॉलिड रॉक है वो किस में टूट के बन जाते हैं, पेरेंट मटेरियल में या फिर रिगोलिथ में। और ये जो हमारी वेदरिंग होती है ना, ये 3 टाइप से होती है। एक तो होती है फिजिकल से, एक होती है केमिकल से, एक होती है बायोलॉजिकल से। फिजिकल के अंदर क्या आते हैं, फिजिकल का मतलब होता है कि कोई फिजिकल का मीन्स टेम्परेचर, रेन, एयर। देखो ये भी एक पूरा अपने आप में एक चैप्टर है, जो 3rd ईयर के अंदर आओगे ना, पूरा अपने आप में एक चैप्टर है ये, और इसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है कि कैसे होते हैं फिजिकल वेदरिंग। देखो मैं बता देता हूँ, टेम्परेचर, रेन, एयर, आपने तो अभी ये पढ़ा, तो उसमें ये बताते कि टेम्परेचर कैसे हो, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, तो जो हमारे सोइल में जो मटेरियल है, मिनरल्स हैं, वो क्या होंगे, वो टेम्परेचर के साथ में एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अगर बढ़ेगा तो एक्सपेंड करेंगे, अगर कोल्ड होगा तो वो श्रिंक करेंगे। इस प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्शन और जो श्रिंकेज है ना, उससे हमारी क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, सोइल की हमारी जो वेदरिंग हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से। केमिकल बॉन्डिंग है हमारे, डिकम्पोजिशन, कार्बोनेशन प्रोसेस होती है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, बोम से भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे शायद एक तोसाम साइड एक पहाड़ है, खन्नक, वहाँ पे, तो वहाँ पे बोम से ही करते हैं वेदरिंग मोस्टली। ठीक है, और बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, प्लांट्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक जो हमारे चूहे हो गए ना, वे करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स की जो रूट हो जाएंगी वो कुछ ऐसा एसिड रिलीज करती है उसके अंदर, रॉक्स के अंदर, वो वेदरिंग का काम करते हैं। ये पूरा अपने आप में एक चैप्टर है, वो आप 3rd ईयर में पढ़ोगे। अभी सिर्फ आपने इतना ही देखना है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। फिर बात आती है, देखो वेदरिंग, ये हमारी चट्टानें हो गई, ठीक है, रॉक्स हो गए, इससे टूट के देखो ये डले बन गए, बाठे बन गए, इसको हम रिगोलिथ बोलते हैं, या फिर पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं इसको। फिर इससे हम, जैसे हम इसके ऊपर से गए, गाड़ियाँ गई, ठीक है, हमारे कंटिन्यूसली इसका ब्रेक डाउन होता गया, और फिर जाके हमारी कहीं जाके सोइल बनी है। इस प्रकार से प्रोसेस होती है, ऐसे हमारी सोइल बनती है, और मिनिमम 200 साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में। ठीक है, फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होता है रॉक्स का, एक्सपोज्ड विंड, वाटर, इसके द्वारा हो सकता है। रिगोलिथ का हमारा लूज और ब्रेकडाउन होता है रॉक का। फिर वेदरिंग के जो रिगोलिथ होता है मोस्ट ऑफ अर्थ कवर करती है। ठीक है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है हमारे रिगोलिथ की, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो लाइफ को सपोर्ट करती है, लाइफ को। ठीक है, यही बात है कि हमारी पहली वेदरिंग होगी, फिर रिगोलिथ बनेगा, फिर सोइल बनेगी, बस यही ध्यान रखना। रिगोलिथ आपने देखना कि वेदरिंग क्या होती है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है रॉक्स का, सॉलिड रॉक्स का, हमारे पेरेंट मैटर में या फिर रिगोलिथ में। 3 टाइप की होती है हमारी, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल के अंदर हमारे आते हैं जैसे रेन, वाटर, टेम्परेचर वगैरह आ गए।
और केमिकल के अंदर हमारे बोम वगैरह, कार्बोनेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन, ये अलग अलग प्रोसेसेस आ जाती हैं। बायोलॉजिकल के अंदर हमारे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपको ओवरव्यू दे दिया इसका। जो हमारे वर्ल्ड का सोल डे है ना, वो कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सोल डे कब मनाया जाता है भाई? 5 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं सोल डे को। देखो, द सोइल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव स्टेज होती है। देखो, मैंने बताया ना 2 कॉन्सेक्यूटिव स्टेज होती है। पहला तो हमारा रॉक से क्या बनता है? रिगोलिथ बनता है, और फिर उस रिगोलिथ से ना हमारा सोइल का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें क्या होता है? वेदरिंग होती है, ठीक है। फिर जो सेकंड स्टेप होता है, उसमें हमारी सोइल की फॉर्मेशन होती है, अलग अलग फैक्टर से सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स आते हैं। अब ये भी हमारा एक अलग से चैप्टर है इसमें, सोइल फॉर्मिंग में, तो वो अब उसके बारे में देखते हैं पहले, ठीक है। जैसे है ना, ये मैं आपको पूरी पीपीटी कराऊंगा, इसके अंदर ना मिनिमम आपके है ना 6 से 7 चैप्टर कवर हो जाएंगे जो सोइल साइंस के हैं, और उसके अंदर वहाँ पे जाके आप ब्रीफ में पढ़ोगे अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू सा दे रखा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जेनी हमारे है ना, देखो जो सोइल फॉर्मेशन हुई है हमारी, मान लिया देखो हमारे पहले जो रॉक्स थे उनका ब्रेकडाउन हुआ, वेदरिंग होके, जो उन रॉक से हमारी जो सोइल फॉर्मेशन हुई ना, वो क्या किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, वो जेनी ने बताए थे। जो सोइल फॉर्मिंग फैक्टर, देखो सोइल फॉर्मेशन हमारे जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, मैं इसको क्या ट्रिक है याद रखने की, क्लोरपेट, CLOR, क्लोरपेट, ठीक है। CL से क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंटल क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म और वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, रिलीफ और टोपोग्राफी के ऊपर, और पेरेंट मटेरियल और टाइम के अकॉर्डिंग वो करता है, ठीक है। जेनी के अकॉर्डिंग ये सोइल फॉर्मेशन फैक्टर कौन कौन से? क्लोरपेट, हमारा क्लाइमेट हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गए, रिलीफ या टोपोग्राफी होगी, ठीक है, पेरेंट मटेरियल टाइम होगा, ये जेनी ने बताए थे 5, ठीक है। और फिर इसके बाद जोफी ने है ना क्या किया, इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। देखो, पहले हमारी वेदरिंग हुई। वेदरिंग क्या होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इनटू सोइल के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर 3 प्रोसेस आती है हमारी, फिजिकल आती है, केमिकल आती है, और बायोलॉजिकल आती है। फिर इसके अंदर 2 स्टेप आते हैं। 2 स्टेप कौन कौन से थे? 2 कॉन्सेक्यूटिव स्टेजेस थी ना, कि पहले हमारे जो रॉक्स थे रिगोलिथ बना, रिगोलिथ से हमारी सोइल बनी। तो जो सोइल बनी है हमारी, जो रिगोलिथ से सोइल बनी ना, उसमें सोइल फॉर्मेशन फैक्टर दे दिए जेनी ने। कितने दिए थे? 5 दिए थे, क्लोरपेट से याद रख लेना, ठीक है। और इसमें हमारा क्लाइमेट आ गया, ऑर्गेनिज्म और रिलीफ, टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल और टाइम आ गया। फिर आगे जोफी ने डिवाइड कर दिया इनको 2 ग्रुप के अंदर, पैसिव और एक्टिव के अंदर। पैसिव के अंदर हमारा पेरेंट मटेरियल आता है, रिलीफ आता है, ठीक है। इसको 1 मिनट स्किप कर दो। एक्टिव आता है, एक्टिव में कौन से आते हैं? क्लाइमेट और बायोस्फीयर, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे इनको? क्लाइमेट और बायोस्फीयर है ना, ये मूव ऑन करते रहते हैं। क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोस्फीयर मीन्स एक टाइप से ऑर्गेनिज्म है ना, मूव ऑन करता रहता है, इस प्रकार से याद कर सकते हो। जो टाइम को ना न्यूट्रल भी बोला जाता है सम टाइम। अगर आपको पूछ ले कि जोफी के अकॉर्डिंग कितने डिवाइड में ग्रुप किया गया, अगर 3 मिल जाए तो 3 कराना, रेयर चांस है कि 3 मिलेंगे, वैसे आपको 2 ही मिलेंगे, ठीक है। और जो रिगोलिथ होता है ना, उसको हम किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? ओराइजन्स होते हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो A+B+C ओराइजन्स को मिला के तो हमारा रिगोलिथ बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर इसके बाद में सोलम हम ये क्या होती है? हमारी ट्रू सोल होती है, ठीक है। ये हमारे किससे मिलके बनती है? A+B ओराइजन से मिलके बनती है। A+B ओराइजन से मिलके हमारी क्या बनती है? सोलम बनती है, जो हमारी ट्रू सोल होती है। और इसके अंदर हमने C और ऐड कर दिया, C ओराइजन और ऐड कर दिया, तो हमारा रिगोलिथ फॉर्मेशन होती है, ये ध्यान रखना, ओके। अब बात आती है हमारे जो वेरियस प्रोसेस है इन सोल फॉर्मेशन। ऐसे कौन कौन सी प्रोसेस है जो हमारी सोल फॉर्मेशन में हेल्प करती है? सबसे पहले आती है इल्यूवेशन, ई वाली है, ठीक। एक आई वाली आएगी इल्यूवेशन, ये ई वाली है एलिवेशन, ठीक है। वाशिंग आउट ऑफ और लीचिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? वाशिंग आउट और लीचिंग होती है। देखो, इट इज़ द स्टेट ऑफ मोबाइलाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सर्टेन कॉन्सिक्यूएंट क्ले हो गई, जैसे हमारे आयरन ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, हुमस हो गई, कैल्शियम कार्बोनेट हो गए, और अदर साल्ट्स हो गए, वो एक पॉइंट से हमारे उसके अंदर आते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे ओराइजन्स होते हैं, नीचे एक पाएगा आपने टेबल है, देखो ये दे रखे, इसमें हमारे ओराइजन्स कैसे दे रखे हैं, इस प्रकार से प्रोफाइल डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली लेयर हो गई, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस प्रकार से। तो हमने इस प्रकार से सोइल प्रोफाइल बना रखी है। ओ ओराइजन हो गया, ए ओराइजन हो गया, बी ओराइजन, सी ओराइजन, आर ओरिजन हो गया, ठीक है। और इसमें एलिवेशन होता है हमारी ए वाले में, फिर इसका डिपोजिशन इसमें होता है, फिर रिगोलिथ वगैरह इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से हम करते हैं। देखो, पहले हमारे एलिवेशन होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? हमारे वाशिंग आउट होता है, लीचिंग डाउन होता है, ठीक है। जैसे हमारे ए ओराइजन की हो गई, पहले ए ओ ओरिजन आता है, ए आता है, ई आता है, बी आता है, सी आता है, ठीक है। और फिर लास्ट में आर ओराइजन आता है।
तो अब ऐसे मान के चलो कि ओ ए ओराइजन से हमारे मिनरल्स किस में जा रहे हैं, या फिर हमारे सॉरी ओ से नहीं, ए से नहीं, ई से जा रहे हैं, ई से हमारे बी में जा रहे हैं। किनका एलिवेशन होता है, एलिवेशन का मतलब होता है वाशिंग आउट, मीन्स इसके जो मिनरल्स हैं ना, जैसे हमारे क्ले, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये हमारे किसके अंदर आ रहे हैं, अगले ओराइजन के अंदर आ रहे हैं। मीन्स इससे तो इजेक्ट हो गए ना, बाहर आ गए, ठीक है, तो वाशिंग आउट हो गए, वो किस में ओराइजन में डिपॉजिट होते हैं, बी ओराइजन में। जो ह्यूमिफिकेशन होता है वो हमारे किस में होता है, ये हमारे जनरली ओ ओराइजन के अंदर होता है। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो रॉ ऑर्गेनिक मैटर है ना, वो ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट होता है। ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वो काम करते हैं, ठीक है। और अब बात आती आई वाला एलिवेशन, ठीक है, इसमें वाशिंग इन मीन्स एक्यूमुलेशन, मीन्स ये हमारे बी ओराइजन के अंदर होता है। तो द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सोइल मटेरियल, जो जितना भी सोइल मटेरियल हमारे इवेल्यूशन होके आया था ना, उसमें से इल्यूवेशन होके आया था हमारे बी ई ओरिजिन से, हमारा वाशिंग आउट होके आया था, वो बी के अंदर डिपॉजिट होगा। बी के अंदर कौन कौन से आएंगे, वही क्ले मिनरल्स आएंगे, आयरन ऑक्साइड आएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आएगा, और हमारे कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारे साल्ट हैं, वो इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे लोअर लेयर के अंदर। उसी लोअर लेयर को हम इल्यूवेशन लेयर बोलते हैं, और ये किसके अंदर होती है, हमारे बी ओराइजन के अंदर होती है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट होता है ना ऑल द ओराइजन्स, उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओराइजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओराइजेशन। और पेडोटर्बेशन क्या बोलते हैं, पेडोटर्बेशन मिक्सिंग ऑफ सॉइल को बोलते हैं, पेडोटर्बेशन, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपको बताया ओ ए ई बी सी और आर, ठीक है, ये ओराइजन होते हैं। आगे मैं सोल प्रोफाइल कराऊंगा, उसके अंदर दिखा दूंगा। तो और ओराइजन के अंदर हमारे ह्यूमिफिकेशन हो रही होती है, उसमें क्या होता है, रॉ ऑर्गेनिक मैटेरियल होता है, वो हमारा ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है बाई डिफरेंट प्रोसेस, बाई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ई जो ई ओराइजन है ना, इससे क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है, इल्यूवेशन होता है। इल्यूवेशन का मतलब होता है कि वाशिंग आउट हो रहा है हमारा, इससे हमारे क्या क्या वाशिंग आउट होते हैं, हमारी क्ले होती है, आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, और सिलिकॉन ऑक्साइड जो हमारे और हो गए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये लीच डाउन होते हैं। लीच डाउन का मतलब नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, ई ओराइजन से भी हमारे बी ओराइजन में आते हैं, ठीक है। ई ओराइजन से तो वो बाहर जा रहे हैं, लीच डाउन हो रहे हैं, उसी को हमने इल्यूवेशन बोलते हैं, ठीक है। और बी के अंदर वो डिपॉजिट हो रहे हैं ना, इसको हमने आई वाला इल्यूवेशन बोल दिया, इल्यूवेशन, ठीक है। अब समझ में आ गया, यही था और कुछ नहीं था इसके अंदर। और जो हमारे ओराइजेशन किसको बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑल दी ओराइजन्स को हम बोलते हैं सोइल, ठीक है। अब बात आती है सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल मैंने अभी आपको बना के भी दिखाई थी और नीचे भी शो करके दिखाया था, ओ ए ई बी सी आर, ठीक है, ये ओराइजन्स होते हैं हमारे। हाइपोथेटिकली माने गए ये कि ओ ए ई बी सी 5 मास्टर ओराइजन है, ठीक है। आर को हम कंसिडर मास्टर ओरिजिन के अंदर नहीं लेते, ओराइजन्स के अंदर मेनली 5 हमारे मास्टर ओराइजन्स है, उसके बाद में हमारा रिगोलिथ आता है लास्ट वाला जो आर ओराइजन है ना। तो ओराइजन में हमारा ऑर्गेनिक ओरिजन होता है, ठीक है। देखो आपने देखा होगा ऊपर हमारे जो लेयर होती है, ग्रासेस वगैरह होते हैं, वो ओराइजन होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक ओराइजन्स आता है। इट इज फॉर्म अपर पार्ट ऑफ मिनरल सोल पार्ट फॉर्म करता है, ठीक है। दूसरा आता द ऑर्गेनिक ओरिजन आर कॉमनली सीन इन फॉरेस्ट। देखो जो ओराइजन है ना, इसको ऑर्गेनिक ओरिजन बोलते हैं, और ये हमारे किस में देखने को मिलता है, हमारी जो ग्रास लैंड हो गई ना, फॉरेस्ट लैंड हो गई, विर्जिन सोइल हो गई, मीन्स जहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हुई वहाँ के अंदर देखने को मिलता है, ग्रास लैंड के अंदर नहीं देखने को मिलता। ये सिर्फ फॉरेस्ट और जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हुई एक बार भी, तो वहाँ पे हमें ओराइजन देखने को मिलता है। और हमें देखने को कहाँ पे नहीं मिलता, ग्रास लैंड और कल्टिवेटेड जो सोल होती है ना, उसके अंदर नहीं दिखता, क्योंकि ग्रास लैंड के अंदर हम चरा लेते हैं पशुओं को, फिर चले जाते हैं, तो इस टाइप से उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। ओराइजन समझ में आया सोइल प्रोफाइल का। फिर बात आती है ए ओराइजन। ए ओराइजन हमारे जो सरफेस की सोइल होती है ना, जो टॉप लेयर होती है सोइल की, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है अपना, ठीक है, ए ओराइजन वहाँ पे होता है। लीच एंड फ्रॉम विच सम सोइल आर कॉन्स्टिट्यूट हैव रिमूव्ड आर नोन एज ए ओराइजन एंड ओराइजन ऑफ इल्यूवेशन। देखो इसी को मैं बता रहा हूँ ना, ए ओराइजन के नीचे ई वाला होता है, ई इल्यूवेशन, ठीक है, इस टाइप से। तो वो वही बात है कि जो हमारी अपर जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना ओराइजन की, ठीक है, टॉप मोस्ट जो लेयर होती है सोइल की, उसी को ए ओराइजन बोल दिया इसने, ठीक है। इसके अंदर हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी आती है, मैक्सिमम फर्टाइल रीजन किसके अंदर होता है, किस ओराइजन के अंदर होता है, ये हमारे ए ओराइजन के अंदर होता है। ये ध्यान रखना कि जो हमारी फॉरेस्ट लैंड होती है, ठीक है, जो हमारी अनकल्टिवेटेड लैंड होती है, उसमें कौन सा ओरिजन होता है, ओ ओरिजन होता है। और हमारे जो टॉप मोस्ट मिनरल जो जिसके ऐसा कौन सा ओरिजन है जिसके अंदर हमारा जो फर्टिलिटी रीजन है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है, वो अपना ए ओराइजन होता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। इसी का पार्ट है ए2 बोलते हैं इसको, या फिर ई ओराइजन बोलते हैं इसको। आप क्या बोल सकते हो,
कॉल्ड जोन ऑफ इलिवेशन बोल सकते हो, ठीक है, ई वाला इलिवेशन बोल सकते हो इन फॉरेस्ट एरिया वेयर इट इज प्रेजेंट, जहाँ पे। और एब्सेंट ये भी हमारा किसके अंदर एब्सेंट होता है, ई होराइजन किसके अंदर एब्सेंट होता है, ये हमारे जो हमारी ग्रास लैंड हो गई और क्रॉप लैंड होगी ना कल्टिवेटेड, उसके अंदर एब्सेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर इसके बाद बात आती है बी होराइजन की। बी होराइजन क्या होता है, ये इंटरमीडिएट लेयर होती है अपनी, ठीक है, ए होराइजन के, और रीडिपोजिट इज नोन एज बी होराइजन, ठीक है, एलिवेशन। आप बोल सकते हो कि हमारी इंटरमीडिएट ए और हमारा जो बी होराइजन के अंदर सब वो आ गया ना एलिवेशन वाला, इसके बीच की जो लेयर होती है वो बी होराइजन की होती है, ठीक है। और ये एब्सेंट बी होराइजन किसके अंदर एब्सेंट होता है, यंग सोइल और ब्लैक सोइल के अंदर एब्सेंट होता है। आपसे क्वेश्चन इनसे पूछेंगे कि ऐसा ब्लैक सोइल में कौन सा ओरिजिन एब्सेंट होता है, यंग सोइल में कौन सा एब्सेंट होता है, क्रॉप लैंड है और जो हमारी ग्रास लैंड है उसके अंदर कौन सा एब्सेंट होता है ओरिजिन, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ये नहीं पूछेंगे कि भाई कौन सा लीच डाउन होता है। एलिवेशन वाला पूछ सकते हैं कि उसके अंदर लीच डाउन किस किस का होता है, ठीक है। सोइल प्रोफाइल बहुत आसान है, इसका भी आपका एक चैप्टर है। अब बात आता है सी ओरिजिन। सी ओरिजिन को आप सोलम बोलते हैं, क्योंकि देखो ए प्लस बी हमारा किसमें जो सोलम होता है, ठीक है, ट्रू सोइल होती है, इस इन ओरिजिन के मिलने से हमारा सोलम बनता है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जो सोलम है ना वो किसके मिलने से बनता है, ए प्लस बी ओराइजन के मिलने से बनता है। और जो सोलम रीजन है उससे नीचे जस्ट हमारा सी ओराइजन मिलता है। मीन्स पहले तो हमने क्या देखा, ओ ओराइजन देखा, फिर ए देखा था, फिर इसी का पार्ट था सब पार्ट, ई ओराइजन, फिर बी वाला, फिर इसके बाद में सी ओराइजन आया अपना। और इसके अंदर इट इज़ द आउटसाइड द जोन ऑफ मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटी में एब्सेंट इन मैच्योर सोइल के अंदर हो सकती है। इसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ना वो एब्सेंट हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, मेजर एक्टिविटी इससे बाहर ही होती है, इसके अंदर नहीं होती। जो आर ओराइजन होता है उसको हम बेड रॉक बोलते हैं। अंडरलाइन कंसोलिडेटेड बेड रॉक होते में और मे नॉट बी प्रेजेंट लाइक रॉक विच आर सोलम इज फॉर्म्ड। देखो ये आप डायरेक्ट इसमें इतना ध्यान रखना, आर ओराइजन में क्या होता है, बेड रॉक होते हैं, ठीक है। और पेडोन एक सबसे जो छोटी जो वॉल्यूम यूज की जाती है ना सोइल के अंदर, वो क्या होती है, पेडोन होती है। सोइल के अंदर जो स्मॉलेस्ट जो वॉल्यूम डेट कैन बी कॉल्ड, ठीक है, स्मॉलेस्ट जो वॉल्यूम बोलते हैं सोइल के अंदर वो पेडोन को बोलते हैं। देखो मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। पहले हमने जस्ट वेदरिंग तो आपको समराइज कर दिया था। अब बात आ रही थी हमारी सोइल फॉर्मेशन, जो हमारे फैक्टर्स वगैरह थे वे मैंने बता दिए थे। अब बात आती थी हमारी सोइल प्रोफाइल के बारे में। सोइल प्रोफाइल ओ ओराइजन, ए ओराइजन, ई ओराइजन, ठीक है, बी ओराइजन, सी ओराइजन, आर ओराइजन। आपने ये देखे ओराइजन हमारे ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, ऑर्गेनिक ओरिजन बोलते हैं इसको। जो हमारे फॉरेस्ट हो गई, फॉरेस्ट लैंड हो गई, जो हमारी अनकल्टिवेटेड लैंड होगी ना, इसके अंदर ये ओरिजिन देखने को मिलता है, ठीक है। जो हमारी टॉप मोस्ट जो फर्टाइल सोइल मिलती है वो हमें ए ओराइजन के अंदर मिलती है, बट ये, ठीक है। और इसके बाद आता है ई ओराइजन, इसी का सब पार्ट होता है, A2 बोल सकते हैं इसको, ई ओराइजन को। हमारा एलिवेशन जो इलिवेशन है ना हमारा वाशिंग आउट ऑफ मिनरल्स होता है वो ई ओराइजन मीन्स ए में ही होता है एक टाइप से, ठीक है, क्योंकि इसी का सब पार्ट है तो ए ओराइजन में ही होता है। और वो डिपॉजिट किस में होते हैं, बी में आता है। बी का भी सब पार्ट होता है आई वाला इलिवेशन, ठीक है, उसके अंदर डिपॉजिट होते हैं। और ए प्लस को बी को मिलके हम क्या बोलते हैं, सोलम बोलते हैं, ट्रू सोइल बोलते हैं। फिर सी ओराइजन हमारी जो सोलम होती है उससे नीचे देखने को मिलती है। और जो बी ओराइजन होता है वो ब्लैक सोइल के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। इस टाइप से जो आपको करवा दिया वो वहीं से आएगा क्वेश्चन। इतना आर ओराइजन हमारा बेड रॉक होता है। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम पूछ लिया आपसे कोई भी सोइल की, वो क्या होती है, वो पेडोन होती है, ठीक है। और ये ओराइजन का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, ये ओराइजन, ए ओराइजन, बी ओराइजन, सी आर ओराइजन, ठीक है। इस टाइप से ये ओराइजन दिखा रखे हैं इन्होंने। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात आती है। ये जो सोइल प्रोफाइल का आपका एक अलग से पूरा चैप्टर है। जो मिनरल सोइल पढ़े थे वो उसमें भी पूरा चैप्टर है। मीन्स आपको इसमें जस्ट ओवरव्यू सा दे रहे हैं, 7 से 8 चैप्टर हैं आपके कवर हो जाएंगे सोइल के, ठीक है, फर्स्ट सेम में मिड टर्म तक के तो आराम से। और जो फिर बात आती है हमारे सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, सोइल टेक्सचर, ठीक है। जो सोइल टेक्सचर रेफर टू रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स और इट द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ बाय वेट ऑफ द 3 सोइल। हमारे देखो जो हमारा सोइल टेक्सचर होता है ना, रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है वो किस किस का, हमारे सोइल के पार्टिकल्स का। मेनली हमारे 3 ही पार्टिकल होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो सोइल टेक्सचर होता है वो हमारा रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है पार्टिकल्स का। वे पार्टिकल कौन कौन से हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, बस इतना ही ध्यान रखना। तो प्रोपोर्शन होता है ना ईच साइज ग्रुप इन द गिवन सोइल, जैसे जो टेक्सचर हो गया, कैन नॉट बी इजीली अल्टर्ड एंड इट इज कंसिडर्ड एज बेसिक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल।
देखो मैं इसको थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि जो हमारे सोइल टेक्सचर होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले, अब आप कहोगे सोइल टेक्सचर है ना हमारा रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है किसका, सैंड, सिल्ट और क्ले का होता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो सोइल की ना बेसिक और इनहेरिटेंट और परमानेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो सोइल टेक्सचर होता है, सोइल स्ट्रक्चर नहीं होता। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सोइल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो अरेंजमेंट है हमारी पार्टिकल की, कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकते, जैसे हमने हर रो चलाई तो उसका साइज अलग होगा। अगर हमने रोटावेटर चलाया सोइल के ऊपर तो उसकी मिट्टी है वो बिल्कुल महीन हो गई। हर रो चलाई थी तो बहुत बड़े बड़े क्लोड बन गए थे, डले बन गए थे, ठीक है, एक टाइप से। और हमने रोटावेटर चलाया तो वो छोटे बन गए। वो होता उसका सोइल का स्ट्रक्चर। अब बात आती है, एक आती है हमारी सैंडी सोइल, मीन्स हमारी जो रेतीली मिट्टी होती है ना, एक आती है हमारी क्ले सोइल जो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। सैंडी सोइल क्या उसका आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो? क्या आप सैंडी को क्ले में बना सकते हो? नहीं बना सकते ना उस सोइल को, सैंडी को क्ले में नहीं बना सकते उसको, नहीं। तो वो इनहेरिटेंस, वो उसका सोइल का टेक्सचर है। कैसा टेक्सचर है? सैंडी टेक्सचर है, वो इसका क्ले टेक्सचर है, ठीक है, इस टाइप से। हाँ, इसका जो क्ले का जो सोल का स्ट्रक्चर है ना वो चेंज कर सकते हो, जैसे बिल्कुल महीन बना दी, पतली बना दी मिट्टी, बड़े बड़े डले बना दिए, क्लोड बना दिए, ठीक है। सोइल का टेक्सचर चेंज नहीं कर सकते। और क्यों? और जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज कर सकते हो। और जो सोइल टेक्सचर होता है वो हमारा बेसिक और इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होती है हमारी सोइल की, ठीक है, ये ध्यान रखना। रिलेटिव प्रोपोर्शन हमारा सैंड, सिल्ट, क्ले का, वो हमारा हाइड्रोमेट्रिक मेथड के द्वारा हम चेक करते हैं कि भाई उसका कितना, ठीक है, हाइड्रोमेट्रिक मेथड के द्वारा हम चेक करते हैं। और ये ध्यान रखना 12 टेक्सचुरल क्लासेज है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल। जो हमारा ट्रायंगल है ना एक टाइप से, आगे बताऊंगा, उसके अंदर कैसे क्या है, जो मुल्सन कलर चार्ट होता है उसकी हेल्प से हम उसका कलर देखते हैं सोइल का, ठीक है। वो कितनी क्लासेज है, टेक्सचुरल क्लासेज कितनी है सोइल की? 12 है, ध्यान रखना इसको। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो टेबल दे रखी है, जो हमारे दे रखे है, ये टेबल दे रखी है भाई। इस टेबल के अंदर हमारे जैसे जो ये डाटा तो आपको याद रखना नहीं है, ये याद रखना है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ सोइल साइंस का ना, ये ध्यान रखना कि जो ग्रेवल का साइज होता है वो 2 mm से ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो कोर सैंड होती है वो हमारी 0.2 से 2.0 तक लाई करती है, इसका साइज होता है, ठीक है। इंडियन सोइल हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ सोइल साइंस है ना, उसके अकॉर्डिंग है ये डाटा। फाइन सोइल का कितना साइज होता है? 0.02 से लेके 0.2 तक होता है, ठीक है। और सिल्ट का कितना होता है? इतना होता है। और क्ले का बिल्कुल छोटा साइज होता है, 0.002 से लेस देन जो हमारा साइज होगा वो क्ले सोइल का होगा। क्लियर? ये हमारे सोइल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। ये जो चार्ट होता है ना, ये मुल्सन कलर चार्ट बोलते हैं इसको, मुल्सन कलर चार्ट, ठीक है, मुल्सन। ये हमारे कलर बताता है सोइल का, ठीक है। और इसमें एक साइड सैंड होती है, एक साइड क्ले होता है, एक साइड हमारा सिल्ट होता है। ये हमारे जो HU है ना, CCS HU हमारे COE बावड़ में तीनों कॉलेज के अंदर है ये, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है ना, नियर अबाउट 50,000 के आसपास होती है। एक बुक की तरह होता है भाई, बिल्कुल। वहाँ पे हम सोइल को रख के चेक करते हैं कि इसका कलर कैसा है, ठीक है। और जो फिर बात आती है हमारी सैंडी सोइल होती है, ठीक है। सैंडी के बारे में देखते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड सोइल हैविंग मोर देन 70% सैंड सेपरेट होगा, क्ले यार लेस देन 15 होगा। ये ध्यान रखना कि इसमें ना जो हमारी सैंडी सोइल हम किसको बोलेंगे? जिसमें 70% तक इसमें सैंड हो। सिल्ट और क्ले, वो हमारी क्ले होगी वो 15 से कम होनी चाहिए, बाकी का हमारा सिल्ट बचेगा। मीन 70% से ज़्यादा सैंड मिलेगी तो वो सैंडी सोइल होगी। तो एज दी सोइल ग्रुप हैज लो कंटेंट ऑफ क्ले होता है, क्ले कम होता है इसमें, जो स्टिकी नेचर होता है, चिपकती है मिट्टी, वो कम चिपकती है। हमारे जो बालू मिट्टी होती है, जो मृस्थलीय मिट्टी होती है ना, रेतीली मिट्टी होती है, तो उसकी जो प्लास्टिसिटी और स्टिकीनेस है ना, वो बिल्कुल ही लो होता है, चिपकती नहीं है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोइल इज नॉर्मली इज लो, ठीक है। इसकी जो प्रोडक्शन होता है ना वो भी जनरली लो ही होता है एज कम्पेयर टू जो हमारे क्ले सोइल होते हैं। लिस्ट वाटर रिटेंशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, देखो इसके अंदर है ना पानी भी इतनी देर तक ही हमारे क्या नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती, स्टोर नहीं कर पाती। आपने देखा होगा जैसे बालू मिट्टी आती है ना, जो रेतीली मिट्टी होती है, उसके अंदर पानी डाल के देखना, वो नीचे लीज डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम है हमारी सैंडी सोइल की। फिर बात आती है लोमी सोइल किसको बोलते हैं। एक आइडियल लोमी सोइल में भी मिक्सर होता है हमारे सैंड, सिल्ट, क्ले सेपरेट का इक्वल प्रोपोर्शन में, सॉरी, जो 33 मान के चलो, सैंड, सिल्ट और क्ले की प्रोपोर्शन होता है, इसमें इक्वल प्रोपोर्शन होता है।
तो वो हमारी सोइल होती है लोमी सोइल होती है, ठीक है। इसकी जो ड्रेनेज कैपेसिटी है, ड्रेनेज का मतलब होता है पानी जहाँ पे इकट्ठा हो रहा हो बाहर निकाल सकती है इजीली, और मीडियम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होल्ड भी रखती है, प्लस स्टिक की भी नेचर होता है इसका, बट कम होता है एज कम्पेयर टू क्ले सोइल कर रहा हूँ मैं कि कम है, ठीक है। ये हमारी आइडियल सोइल होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। सैंडी लोम सोइल हमारी बेस्ट रहती है हमारी किसके लिए, जो हमारी बेस्ट एग्रीकल्चर जो सोइंग है ना, एग्रीकल्चर क्रॉप की सोइंग के लिए सबसे बेस्ट जो सोइल स्ट्रक्चर रहता है वो कौन सा रहता है, सैंडी लोम स्ट्रक्चर, ठीक है। सैंडी लोम सोइल है वो बेस्ट रहती है हमारी एग्रीकल्चर पर। अगर आपसे कोई डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर है ना उसके लिए बेस्ट सोइल कौन सी होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो आप कहोगे सैंडी लोमी सोइल होते हैं, ध्यान रखना इसको, ओके। फिर बात आता है सिल्ट के बारे में। सिल्ट क्या होता है हमारा, दिस ग्रुप इंक्लूड सोइल विच हैविंग एटलीस्ट 80% सिल्ट होता है ना, उसको हम सिल्ट बोलते हैं। क्ले सोइल हमारे किसको बोलेंगे, जिसमें 35 से 40% हमारे कोयल जो हमारे क्ले होगी वो होगी, और फाइन टेक्सचर होगा इसका, ठीक है। फाइन का मतलब जो पार्टिकल्स होंगे बिल्कुल छोटे होंगे, ठीक है, साइज में। दीज सोइल कंटेन हाई क्ले सेपरेट होता है इसके अंदर, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और न्यूट्रिएंट भी बहुत ज़्यादा इसमें मिलते हैं। स्टिकीनेस और स्टिकी मीन्स जो चिपक जाती है ना एक दूसरे से, प्लास्टिसिटी मीन्स हम खींचेंगे तो थोड़ा लंबा बच जाएगी। देखो स्टिकी और प्लास्टिसिटी में क्या डिफरेंस होता है, स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा, ठीक है, हम जैसे मिट्टी को करेंगे तो चिपक जाएगी अपसर में जो पार्टिकल्स होते हैं, फिर हम उसको ना खींचेंगे मीन्स दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे ना तो खींचेंगे एक टाइप से, तो वो थोड़ा लंबा बधेगी लाइक रबर की तरह, उसको प्लास्टिसिटी नेचर बोलते हैं। क्लियर, ये था हमारा क्ले के बारे में। देखो वो हमने पढ़ा सोइल का टेक्सचर, मैंने बताया था जो सोइल टेक्सचर होता है वो इनहेरिटेंट और परमानेंट प्रॉपर्टी होती है हमारी सोइल की, ठीक है, और ये हमारा कभी भी चेंज नहीं होता सोइल का। बट हमारा जो सोइल का स्ट्रक्चर है ना वो चेंज होता है। देखो जो हमारा रिलेटिव प्रोपोर्शन सैंड सिल्ट क्ले का वो हमारी सोइल टेक्सचर होता है, और अरेंजमेंट ऑफ हमारे जो पार्टिकल्स है ना इनकी एग्रीगेट के पार्टिकल्स की, उनको हम क्या बोलते हैं, सोइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और एक दो टर्म आपको देखने को मिलेंगे, क्लोड और एक होगा पैड, ठीक है, शायद ये आगे आ जाए। क्लोड होता है मीन्स दोनों का मतलब एक होता है। देखो क्लोड हम करते जैसे कोई भी हमने हर्रो चला दी खेत के अंदर तो उसमें बाठा बन गया, जो डला बन गया, ठीक है, एक टाइप से, तो उसको हमने क्लोड बोल दिया। पैड होता है जो नेचुरली बनता है, ये तो हमने इम्प्लीमेंट का यूज करके बनी है, ठीक है, जो नेचुरली बनते हैं ना वो पैड होते हैं, बस इतना ध्यान रखना। जो अरेंजमेंट होता है हमारा पार्टिकल्स का उनको सोइल मास का, हमने उसको सोइल स्ट्रक्चर नाम दे दिया। इसकी जो इसको इट कैन बी चेंज, हम कर इस देखो सोइल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं बट सोइल टेक्सचर को चेंज नहीं कर सकते। सोइल स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं, मैन्योर ऐड करते, ड्रेनेज करते, उसके अंदर टिलेज प्रैक्टिस करते। देखो मैंने पहले हरो चला दी, फिर उसका स्ट्रक्चर है वो क्लोडी हो गया, ज़्यादा बड़े बड़े क्लोड्स बन गए, फिर मैंने उसके ऊपर रोटावेटर चला दिया तो पार्टिकल का साइज वो चेंज हो गया है ना, स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना। तो यही बात है, जो स्ट्रक्चर है वो कंट्रोल रन ऑफ को करता है और इरोजन को बचाता, ठीक है, हमारे सोइल इरोजन होने से बचाता है। क्रम स्फेरिडोइड्स ये बेस्ट स्ट्रक्चर होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, क्रम भी, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है स्फेरिडोइड्स जिसको हम क्रम बोलते हैं, ये बेस्ट स्ट्रक्चर होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, ध्यान रखना इसको। फिर बात आती है कि जो हमारी इफेक्ट ऑफ सोइल स्ट्रक्चर ऑन द फिजिकल प्रोपोर्शन किन किन के ऊपर करता है, पोरोसिटी पे, टेम्परेचर पे, कलर पे, रूट पेनिट्रेशन पे, जो पेनिट्रेट करते हैं ना सोइल के अंदर रूट्स मीन्स नीचे जाती है, तो उसके ऊपर हमारा स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है। फिर बात एक टर्म आती है सोइल कंसिस्टेंसी, द रेजिस्टेंस ऑफ द सोइल एट वेरियस मॉइस्चर कंटेंट टू मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर मैनिपुलेशन। तो अब देखो सोइल कंसिस्टेंसी क्या होगी कि जो सोइल है ना वो रेजिस्ट करेगी मैकेनिकल स्ट्रेस को, लाइक जैसे ना एक तो आपने जो बिल्कुल सूखी ज़मीन है सख्त हो रखी है उसके अंदर टिलेज ऑपरेशन करोगे तो उसमें मैकेनिकल स्ट्रेस मीन्स वो जैसे आप इम्प्लीमेंट चलाओगे ना उसके ऊपर ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो रजिस्ट कर रही है। और एक हो गई कि हाँ नॉर्मली है, हमने अच्छे से हमारा बरकरार रखी है जो सोइल है, तो उसके अंदर आप टिलेज ऑपरेशन करोगे तो इजीली कर सकते हो। बट यही बात है सोइल कंसिस्टेंसी कि जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं ना सोइल अगेंस्ट द मैकेनिकल स्ट्रेस, उसी को हम सोइल कंसिस्टेंसी बोलते हैं। सूखी मिट्टी ज़्यादा करेगी, फिर उससे कम मोस्ट, और वेट सोइल सबसे कम करेगी भाई, ठीक है। सोइल प्लास्टिसिटी मैंने बताया था कि जो है ना कि हम उसको जैसे हमारे क्ले सोइल होती है ना उसकी ज़्यादा होती है प्लास्टिसिटी, फिर सबसे कम हमारे सैंडी सोइल की होती है। जैसे हमने भिगोली मिट्टी तो आप उसको ना दोनों तरफ से खींचोगे तो वो रबड़ की तरह बच जाएगी, ठीक है, लॉन्ग हो जाएगी। तो क्ले सोइल की ज़्यादा होती है, आप जैसे ही उसके अंदर जाओगे हमारी सैंडी सोइल के अंदर जाओगे वो बिल्कुल ही टूट जाएगी, ठीक है, यही बात और कुछ नहीं है।
पार्टिकल डेंसिटी की बात आती है अब। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो प्रोपोर्शन होता है सॉइल का एक्सक्लूड एयर, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। ध्यान रखना, मास पर यूनिट वॉल्यूम तो आपने सुना होगा डेंसिटी का, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोर्शन ऑफ ए सॉइल, देखो मास किसका होगा, सॉलिड पोर्शन का होगा सॉइल का, बट इसके अंदर एयर नहीं होगी, उसको आप पार्टिकल डेंसिटी बोलते हो। ध्यान रखना, आपने डेंसिटी पढ़ी होगी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है डेंसिटी, बट जो मास लेंगे ना हम सॉइल के जो सॉलिड पोर्शन का उसका लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमारे क्ले सॉइल के पार्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सिल्ट की होती है, फिर सैंडी सॉइल की होती है। ध्यान रखना कि जो पार्टिकल डेंसिटी वो किसकी ज़्यादा होती है, क्ले की होती है, फिर सिल्ट की होती है, फिर सैंड की होती है। और हमने ओवन ड्राई वेट लिया पर यूनिट वॉल्यूम, सॉइल इंक्लूजन ऑफ पोर स्पेस, देखो हमने ओवन ड्राई वेट लिया, सूखी मिट्टी का वेट लिया, मास लिया, ठीक है, एक टाइप से, और पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमारे पोर स्पेस भी इंक्लूड होंगे। वॉल्यूम किसका होगा, पोर स्पेस का, ठीक है, उसको हम बल्क डेंसिटी बोलते हैं। पार्टिकल डेंसिटी में क्या होता है, हम सॉइल को वो करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, और इसके अंदर हम पोर स्पेस को भी लेते हैं बल्क डेंसिटी के अंदर, ठीक है। पोरोसिटी क्या होती है, सोइल पोरोसिटी रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द सोइल वॉल्यूम दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय सोइल पार्टिकल या फिर ऑर्गेनिक मैटर। देखो पोरोसिटी में मतलब पोर स्पेस, ठीक है, जो पोरोसिटी किसको बोलेंगे, जो स्पेस पार्टिकल ने अचीव नहीं किया, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो ये जो थोड़ा थोड़ा सा जो स्पेस बच रहा है ना, ये वाला पोरोसिटी, ठीक है, कि जो जिस स्पेस को हमारे सोइल के पार्टिकल है वो कवर नहीं कर पाए, वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, वो हमारी क्या होती है, सोइल की पोरोसिटी होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में इंक्रीज करता है पोर स्पेस, जैसे हम करते हैं ना मैन्यूरिंग मैन्यूर डालते हैं, ग्रीन मैन्यूरिंग करते हैं, तो उसके अंदर पोर स्पेस बढ़ जाता है पार्टिकल्स का, ठीक है। इस तभी जाके अच्छे से रेस्पिरेट कर पाते हैं हमारी जो रूट होते हैं ना प्लांट्स की वो, और हमारा जो वाटर है वो इजीली नीचे चला जाता है, लीच डाउन हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है टेक्सचरल क्लास। देखिए सैंडी सॉइल, लोम सॉइल, सिल्ट लोम और क्ले। बल्क डेंसिटी की बात आ जाए ना, बल्क डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, ये हमारी सैंडी सॉइल की होती है। अगर कोई पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो वो हमारी क्ले सॉइल की ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना भाई। अगर आपसे कोई कहे कि बल्क डेंसिटी कौन सी सॉइल की ज़्यादा होती है, आप कहोगे सैंडी सॉइल की ज़्यादा होती है। और सबसे कम बल्क डेंसिटी कौन सी सॉइल की होती है, क्ले सॉइल की होती है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, बल्क डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस सॉइल की होती है, सैंडी सॉइल की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, क्ले सॉइल की होती है। बट पार्टिकल डेंसिटी से अपोजिट है, पार्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है हमारी क्ले सॉइल की, और सबसे कम होती है हमारी सैंडी सॉइल की, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना, वैल्यू याद मत करना, कोई बात नहीं, ऐसे पूछेंगे भी नहीं। देखो पार्टिकल डेंसिटी मैंने बताया था, मास ऑफ ऑन ड्राई सॉइल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड ओनली, ठीक है। और इसमें एयर को एक्सक्लूड करते हैं, ये डाटा याद रख लेना। जो पार्टिकल डेंसिटी होती है ना, वो एवरेज कितनी होती है, 2.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, ठीक है। कि हमारे जो पार्टिकल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, कि मास लेंगे हम ओवन ड्राई सॉइल का बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड ओनली। इसके अंदर हम देखो सोइल सॉलिड ओनली कह रहा है ना, तो इसके अंदर सिर्फ हमारा सॉलिड पोर्शन का ही वॉल्यूम होगा। एवरेज कितनी होती है, 2.65 होती है। और बल्क डेंसिटी क्या होती है, हम वेट लेंगे ड्राई सॉइल का, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसके अंदर हमारी सॉलिड भी आ जाता है, और हमारे जो एयर आती है वो भी इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर इंक्लूड होता है पोर स्पेस, और इसकी जो एवरेज होती है ना, वो मीन्स 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है बल्क डेंसिटी, हाफ होती है पार्टिकल डेंसिटी का, ऐसे बोल सकते हो कि जो बल्क डेंसिटी होती है ना, वो हाफ होती है हमारे किसका, पार्टिकल डेंसिटी का होती है, ठीक है। और जो बल्क डेंसिटी में ऑर्गेनिक मैटर कितना मिलता है, 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर है, मोर इंपॉर्टेंट है हमारी एग्रीकल्चर के लिए। समझ में आया, जो पार्टिकल डेंसिटी होती है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओवन ड्राई वेट तो दोनों में लेना है, सोइल सॉलिड वॉल्यूम लेनी हमने सॉलिड की, तो वो अपनी पार्टिकल डेंसिटी बन जाएगी। अगर हम आपने सोइल जो वॉल्यूम ली ना, वो सिंपल ली सारी सोइल के लिए, तो वो आपकी बल्क डेंसिटी बन जाएगी, ठीक है। और एवरेज मैंने आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद बात आती है मैक्रोपोर और माइक्रोपोर के बारे में। मैक्रोपोर जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कैपिलरी पोर भी बोलते हैं, जिसका डायमीटर कितना होता है, 0.05 mm से ज़्यादा होता है। माइक्रोपोर हम इसको कैपिलरी पोर भी बोलते हैं, जिसका डायमीटर 0.05 से कम होता है, इनको बोलते हैं, ठीक है। और जो सैंडी सॉइल होती है वो मोर हमारी मैक्रोपोर होते हैं सैंडी सॉइल के अंदर। क्ले सॉइल के अंदर हमारे माइक्रोपोर ज़्यादा होते हैं।
मैक्रोपोर जो हमारे जिसका डायमीटर 0.05 से ज़्यादा होता है वो हमारे मैक्रोपोर होते हैं, वो हमारे सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और क्ले सॉइल के अंदर माइक्रोपोर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो क्ले है ना, जो हमारी क्ले सॉइल होती है वो स्वेल हो जाती है, ठीक है, फूल जाती है वैन वेट, श्रिंक हो जाती है जब ड्राई होती है। जब हमारी क्ले सॉइल आती है तो उसमें क्या होता है, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। अगर उसके अंदर पानी कम है तो ड्राई होगी तो वो श्रिंक भी कर जाएगी, ठीक है। मेनली ब्लैक सॉइल आपने देखी होगी। जो सॉइल का कलर की बात आ जाती है, ठीक है, जो सॉइल कलर आर बेस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं हम कंपैरिजन मुल्सन कलर चार्ट, जो मैंने ऊपर दिखाया था ना वही है मुल्सन कलर चार्ट, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे ना देखो 322 हमारे ना कलर चिप्स हैं और 3 प्राइमरी कलर होते हैं, ठीक है। देखो जो मैंने आपको वो ट्रायंगल दिखाई थी उसी से हम देखते हैं, मुल्सन कलर चार्ट से हम सॉइल का वो देखते हैं कि कलर कैसा होगा। तो उसके अंदर है ना 3 चीज़ें देखते हैं, हु, वैल्यू और क्रोमा। ये पूरी एक यूनिट आपकी उसमें, ठीक है, 3rd ईयर में आओगे तब। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे कलर डिटरमाइन करते हैं हम 3 का, हु देखते हैं, वैल्यू देखते हैं और क्रोमा देखते हैं। हु क्या किसको डिनोट करता है, डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर को, मीन्स डोमिनेंट कलर को डिनोट करता हुई, ठीक है। वैल्यू किसको डिनोट करती है, लाइटनेस और डार्कनेस की सॉइल के को, ठीक है। और क्रोमा किसको, प्योरिटी ऑफ कलर को, ठीक है। ध्यान रखना हु किसको रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी जो सॉइल है ना उसका डोमिनेंट कलर कौन सा है। डोमिनेंट कलर हु डोमिनेंट कलर को देखती है, डार्कनेस और जो लाइटनेस है वो वैल्यू देखती है उसको, और क्रोमा किसको वो करता है रिप्रेजेंट, प्योरिटी ऑफ कलर को। प्योरिटी ऑफ कलर क्रोमा करता है, और जो हमारी वैल्यू होती है वो डिनोट करती है लाइटनेस और डार्कनेस को। और डोमिनेंट कलर को कौन देखता है, डोमिनेंट कलर को हमारी हु देखती है। मुल्सन कलर चार्ट ये आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी ऊपर, एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है। अब बात आती है ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। देखिए ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, सोइल कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कलर वेरिएशन जिसका वेरी कर सकता है, ब्लैक टू डार्क ब्राउन में वेरी कर सकता है। देखो सोइल में हमने देख लिया था ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम बेसिस पे, है ना, सोइल का जो कंपोनेंट के जो प्रोपोर्शन था वॉल्यूम बेसिस पे हमने देख लिया था। अब बात करते हैं सोइल एयर के बारे में। सोइल में एयर कितनी होती है, 79% होती है, और ऑक्सीजन 20.3% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.25% होती है, जो कि 8 से 10 गुना होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, ठीक है। और ओडीआर, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू कौन सी है, क्या होती है ओडीआर की क्रिटिकल वैल्यू। जो क्रिटिकल वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, 22 × 10⁻⁸ ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर और पर मिनट होती है, ठीक है। मोस्ट गैसेस एक्सचेंज होती है सॉइल में, वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ओके। अब बात आती है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर की। ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, ये परसेंटेज बाय वेट है। नाइट्रोजन कितनी होती है ये तो आपको पता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम सभी को बताती है, 78% होती है, ऑक्सीजन 20.9% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी 0.033 होती है, और अदर गैसेज 0.93 होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो परसेंटेज बाय वेट है ना वो कितनी होती है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर की बात चल रही है 76.5 होती है, 23.1 हमारे ये ऑक्सीजन होती है, और 0.04 हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और हमारे अदर गैसेज 1.36 होते हैं। ये तो हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सोइल की एयर के अंदर है, ठीक है। एयर कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, इस टाइप से। फिर बात आती है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सोइल की, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो सबसे ज़्यादा जल्दी गर्म कौन सी रेत होती है, ठीक है, मिट्टी होती है। अगर कम टेम्परेचर हुआ तो सबसे कम मींस कौन सी ठंडी होती है, सबसे ज़्यादा जल्दी ठंडी कौन सी होती है, इस टाइप से ये पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। दिस रेफर टू मूवमेंट ऑफ हीट इन द सोइल, ये क्या रेफर करता है कि मूवमेंट को रेफर करता है हमारी सोइल की को, ठीक है। इन द सोइल जो हीट इज मेनली ट्रांसमिट होती है ना वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होती है। देखो सिंपल सी बात है, जो कंडक्शन प्रोसेस होती है ना उसके थ्रू हमारी हीट है वो ट्रांसफर होती है। कंडक्शन जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो कंडक्शन है वो कम होता जाएगा सोइल का, ठीक है। टिलेज वाइल इंक्रीज ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर,
बाई टिलेज वाइल इंक्रीज ड्यू टू, देखो थर्मल कंडक्शन है ना, वो इंक्रीज करता है टिलेज के द्वारा, ठीक है। हीट पासिस फ्रॉम सोil टू वाटर अबाउट 150 टाइम फास्टर होती है देन सोil टू वाटर। देखो जो हीट ट्रांसफर होगी ना वो 150 गुना ज़्यादा होती है सोइल में एज कम्पेयर टू वाटर में, ठीक है, एज कम्पेयर टू वाटर। क्योंकि आपने जो देखा होगा जो हमारे मानसून होते हैं वो इसी के कारण आते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तभी जो हमारी विंड है वो फ्लो करती है। जैसे गर्मियों के अंदर जो सोइल है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, पानी उसके कंपैरिजन में स्लो होता है, तो हमारे लो टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है, हमारे अर्थ जो हमारे ज़मीन है अर्थ है वहाँ पे, सॉरी जो हमारी लैंड है वहाँ पे, और ओशन के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो देन हवा हमारी जो एयर है वो फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यही कारण होता है मानसून का, और कुछ नहीं होता। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है सैंडी सोइल की, फिर लोम की, फिर क्ले की। आपने देखा होगा कि जो मरुस्थल होते हैं, ठीक है, रेगिस्तान होते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वो वहाँ पे कौन सा वो है टेक्सचर है, सैंडी टेक्सचर है, ठीक है, सैंडी सोइल है, इसीलिए वो होती है। मेजर जो सिलिकेट्स क्ले मिनरल्स होते हैं 1:1 होता है काओलाइट का, जो कि नॉन एक्सपेंडिंग होता है, ये डायरेक्ट याद रखने आपने। सिलिकेट्स के जो क्ले मिनरल्स होते हैं ना 1:1 रेशियो किसका होता है, वो काओलाइट का होता है, ठीक है, नॉन एक्सपेंडिंग, फैलता नहीं है। 2:1 किसका होता है, इल्यूलाइट का, मोंटमोनोलाइट का, वर्मिकुलाइट का। इनका क्या होता है 2:1 प्रोपोर्शन होता है सिलिकेट्स का, ठीक है। 1:1 सिर्फ काओलिनाइट का ही होता है भाई। फिर बात आती है मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट है सोइल में कौन सा, फॉस्फोरस है, ठीक है। सोर्स क्या होता है इसका, एपेटाइट होता है, ओके। जो ऑर्गेनिक कार्बन हमें कैसे निकालते हैं, ऑर्गेनिक मैटर इंटू 0.58 के मल्टीप्लाई करके। और ऑर्गेनिक मैटर कैसे निकालोगे, इस देखो ऑर्गेनिक कार्बन निकालने का फार्मूला है ऑर्गेनिक मैटर इंटू में 0.58, ठीक है, सॉरी 0.58 है, तो 0.58 को ना इस साइड लेके जाओगे ना, तो 1 में 0.58 इंटू में ऑर्गेनिक कार्बन इज इक्वल टू में ऑर्गेनिक मैटर। तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो 1.724 आ जाएगा। आपको इसको याद कर लेना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। जो मोस्ट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सोइल के अंदर वो कौन सा होता है, फंजाई होता है, ठीक है। अबंडेंट ये मिलती है, फंजाई ही मिलती है भाई। स्टेबल पीएच कौन सी होती है सोइल बैक्टीरिया के लिए, 6 से 8 की होती है। सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन सा है, डी सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया आपने सुना होगा, ठीक है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया सुना होगा, बट आप सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया भी सुन लो, डी सल्फो विब्रियो होता है, ठीक है। ये मैंने फर्टिलाइजर के अंदर बताया था सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कौन सा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और इसके बाद आती है मोस्ट डोमिनेंट बैक्टीरिया कौन सा होता है, बैसिलस होता है। जो ऑप्टिमम पीएच होती है सोइल की हम ग्रोथ के लिए, सोइल प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो 5.5 से 7 के बीच में होती है, ठीक है। फिर बात आता है जो मोबिलिटी है सोइल के अंदर, कौन कौन से मोबाइल न्यूट्रिएंट्स है, लेस मोबाइल कौन से, इमोबाइल कौन से है। देखो हाईली मोबाइल कौन से मोबाइल करते हैं, जो हमारी नाइट्रोजन होती है, सल्फर होता है, बोरोन, मैग्नीज और हमारा क्लोरीन होता है। लेस मोबाइल होते हैं पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हमारा कॉपर होता है। इमोबाइल हमारा जिंक और फॉस्फोरस होता है। देखो जनरली इससे इमोबाइल से क्वेश्चन पूछते हैं कि सोइल में इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, तो जीप होते हैं हमारी सोइल के अंदर, और प्लांट के अंदर होता है कब, ठीक है। कैल्शियम और बोरोन ये हमारे इमोबाइल होते हैं प्लांट के अंदर, और सोइल के अंदर होती है जीप, मीन्स जिंक और फॉस्फोरस होते हैं, ठीक है। अब बात आती है फोर्सेज इन सोइल। सोइल के अंदर फोर्सेज कौन सी, देखो कोहेसन और एडेशन आपने सुना होगा। कोहेसन फोर्स होती है जो बिटवीन सेम पार्टिकल्स के बीच में लगती है, किसी भी दो सोइल के पार्टिकल्स के बीच में होगी। एडेशन फोर्स लगती है डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में, लाइक हमारे सोइल और वाटर के पार्टिकल के बीच में फोर्सेज लगती है। सोइल कोलोइड्स किसको बोलते हैं, पार्टिकल साइज जिसका 2 से 200 नैनोमीटर या फिर लेस देन 0.2 mm होगा ना, उसको हम सोइल कोलोइड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, वो टेबल दिखाई थी। अब बात आता है सोइल की टेक्सोनोमी, जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासीफाई करती है, मेनली 2 मेजर ग्रुप है, 8 क्लासेज है। देखो टेक्सुरल क्लासेज पहले बताया था ना कितनी टेक्सुरल क्लासेज, ऊपर 12 है, और टेक्सोनोमिक कितनी है, 8 है, 2 मेजर है और 8 अलग है। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर आती है 6 हमारी कैटेगरीज आती है हमारे सोइल की क्लासिफिकेशन में, देखते हैं कौन कौन सी हैं। ये रही 6 कैटेगरीज कौन सी ये दे रखी। ऑर्डर कितने हैं सोइल का, ऑर्डर कितने होते हैं, 12 होते हैं,
ठीक है। और ये कौन सा है भाई, क्लासेज कितनी, 8 क्लासेज, ये 2022 के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, कितनी क्लासेज है, ऑर्डर कितने हैं, ये 2022 में पूछे गए थे भाई। देख सकते हो आप, PYQ हमारे चैनल पे अपलोड है वीडियो। ऑर्डर 12 होते, सब ऑर्डर, फिर ग्रेड ग्रुप बनते, सब ग्रुप बनते, फैमिली बनते, फिर सीरीज बनते, ऐसे क्लासीफाई करते हैं अपनी सोइल की। अब देखो ICR के अकॉर्डिंग है ना हमारे सोइल में मेजर जो क्लासिफिकेशन कर रखा ना 8 सोइल का, देखो ये दिखा रखे, एलुवियल सोइल है, रेड सोइल है, ब्लैक सोइल है, डेजर्ट सोइल है, लेटराइट है, सलाइन है, मार्सी है, फॉरेस्ट्री लैंड है। ठीक है, ये हमारी 8 क्लासेज है ICR के अकॉर्डिंग। फिर इनके ऑर्डर आते हैं, सोइल के ऑर्डर। ठीक है, इंसेप्टी सोइल हम किसका सोइल ऑर्डर होता है, यंग सोइल का होता है। ठीक है, जो मोस्ट ऑकर है इंडिया के अंदर। न्यूली फॉर्म सोइल का जो सोइल ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो एंटी सोल होता है। डार्क और ब्लैक जो सोइल होती है ना, उसका सोइल ऑर्डर क्या होता है, वर्टी सोल होता है। ऑक्साइड रिच सोइल का सोइल ऑर्डर क्या होगा भाई, ऑक्सी सोल होगा। ठीक है, एल्फी सोल आपसे पूछ सकते हैं कि एल्फी सोल किस सोइल का सोइल ऑर्डर है, तो वो एसिडिक सोइल का है। ठीक है, एसिड सोइल का, फॉरेस्ट सोइल का। अगर आपसे पूछ ले कि ऑर्गेनिक सोइल का जो है ना हमारा सोइल ऑर्डर क्या, वो हिस्टोसोल है। डेजर्ट सोइल ऑफ एरिड रीजन का कौन सा सोल होता है, एरिडोसोल होता है। कैल्शियम सल्फोक्साइड और ह्यूमस का सल्फोक्साइड और ह्यूमस का सोइल ऑर्डर कौन सा होता है, स्पोडोसोल होता है। ठीक है, ओल्डेस्ट सोइल या फिर लो न्यूट्रिएंट सोइल कौन से, उसका सोइल ऑर्डर क्या होगा, अल्टीसोल होगा। ओके, या फिर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, एलुवियल सोइल का कौन सा होता है, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल और एल्फीसोल, तीनों सोइल ऑर्डर होते हैं। रेफरेंस की बात आएगी तो एंटीसोल को देना। ठीक है, ब्लैक सोइल का सोइल ऑर्डर क्या होता है, वर्टिसोल होता है। रेड सोइल का एल्फीसोल होता है। लेटराइट सोइल का अल्टीसोल होता है। डेजर्ट का एरिडोसोइल होता है। ठीक है, ये सोइल ऑर्डर आपको डायरेक्ट ही याद करने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं अपनी एलुवियल सोइल के बारे में। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हमारी सोइल फाउंड जो हमारी इंडिया के अंदर होती है मोस्टली। अगर आपसे कोई पूछ ले ना कि एग्जामिनर कि सबसे ज़्यादा हमारी जो सोइल है वो कौन सी देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, आप बोलोगे एलुवियल सोइल, जलोढ़ मृदा। ठीक है, एलुवियल जो सोइल होती है डेफिशिएंट हमारे किस में होती है, नाइट्रोजन में होती है, ह्यूमस के अंदर होती है, फॉस्फोरस के अंदर होती है। तभी हम उसके अंदर फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं भाई। जो वाइड स्पेयर हमारा नॉर्थर्न प्लेन है, हमारा रिवर वैलीज होगी, नॉर्थर्न इंडिया हो गया, रिवर वैलीज होगी, वहाँ पे अपनी एलुवियल सोइल देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा फर्टाइल एलुवियल सोइल ही होती है। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गए, नर्मदा ताप्ती हो गई, उन प्लेन के ऊपर ये देखने को मिलती है। और एजोनोल सोइल होती है अपने। ठीक है, और फिर इनको है ना दे आर डिपोजिशन सोइल होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, डिपॉजिट होती रहती है रिवर स्ट्रीम्स के द्वारा। न्यूली फॉर्म सोइल को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं खादर, इज सैंडी, लाइट कलर एंड लेस कंकर नोड्यूल्स होते हैं। ओल्ड सोइल को हम बांगर बोलते हैं। न्यूली फॉर्म सोइल को हम खादर बोलते हैं, ओल्ड सोइल को हम बांगर बोलते हैं। ठीक है, और जो खादर सोइल होती है ना अपनी, उसमें हमारे सैंडी लाइट कलर होता है और उसमें कंकर नोड्यूल भी कम ही होते हैं। ठीक है, और ओल्ड सोइल के अंदर हमारी, इसको हम किस नाम से जानते हैं, बांगर सोइल बोलते हैं। इसके अंदर क्ले सोइल कंटेंट ज़्यादा और थोड़ा डार्क कलर होता है और बहुत ज़्यादा कंकर नोड्यूल देखने को मिलते हैं। जो खादर सोइल होती है वो मोर फर्टाइल होती है बट लेस ऑर्गेनिक मैटर होता है। बांगर सोइल लेस फर्टाइल होती है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जो हमारी एलुवियल सोइल होती है रिच होती है पोटास के अंदर, कलर लाइट ग्रे एस होता है, टेक्सचर इसका सैंडी टू सिल्ट, लोमी और क्ले हो सकता है। एलुवियल सोइल स्टेबल रहती है हमारी, सभी क्रॉप्स के लिए रहती है मोस्टली। ये आपको 2-4 नाम दे रखे, इसको याद रखना। ठीक है, फिर बात आती है हमारी रेड सोइल के बारे में, लाल मिट्टी के बारे में। ये मेनली हमारी जहाँ पे रेनफॉल है ना कम होती है वहाँ पे देखने को मिलती है और सेमी एरिड एरियाज के अंदर देखने को मिलती है। ये सोइल हमारी एसिडिक होती है नेचर में। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन ग्राउंड नट का होता है। ठीक है, टेक्सचर इसका सैंडी टू क्ले लोमी होता है और इसके अंदर मिलेट्स पल्सेस वगैरह हो जाती है ये क्रॉप्स अपनी, मोस्टली फिर ग्राउंड नट ही होती है। रेड कलर इसका आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, और जो ब्लैक सोइल होती है इसको हम दूसरा नाम क्या होता है भाई, रेगर सोइल बोलते हैं और इसको कॉटन सोइल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और ये कौन सा ब्लैक सोइल में कौन सा ओरिजिन एब्सेंट होता है भाई, बी ओरिजिन एब्सेंट होता है। ठीक है, और ये हमारी फाउंड होती है महाराष्ट्र की साइड, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन साइड हमारी ये देखने को मिलती है। इसके अंदर लाइम, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, एल्यूमिनिया हो गया, पोटास हो गया, ये सबसे ज़्यादा होती है। डिफिशियंट ये किस में होती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में और ऑर्गेनिक मैटर में इसके डिफिशियंसी होती है। ठीक है, ये डिफिशियंट होते हैं। इसके अंदर मोस्टली है ना कॉटन ही ग्रो करते हैं भाई, शुगर केन भी कर सकते हैं बट मोस्टली क्रॉप हम कॉटन ही ग्रो करते हैं। ठीक है, और सेल्फ प्लगिंग आपने देखा होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे ही पानी आ गया तो ठीक रहेगी ये, जैसे ही पानी सूख गया ना बिल्कुल त्रेड़े से पड़ जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से त्रेड सी आ जाती है। ठीक है, लाइनिंग से हो जाती है। मैं थोड़ा सा हरियाणवी वर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ भाई ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बस। ठीक है,
डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक इसका कलर होता है और टेक्सचर इसका क्लेई होता है। ओके, अब बात आती है लेटराइट में। लेटराइट सोइल आर फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लेटराइजेशन, लीचिंग ऑफ द कटाइंस लिंक आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, और जो लेटराइट सोइल होते हैं वो मैक्सिमम हिली एरियाज और गिंगेटिक प्लेन्स हो गए ना, वहाँ पे देखने को मिलती है। सेल्फ प्लगिंग करेक्टरिस्टिक्स इसकी भी होती है जैसे हमारी ब्लैक सोइल की होती है। जो नाम है वो लैटिन वर्ड से ही ड्राइव है, ब्रिक्स पत्थर। ठीक है, लेटराइट। पीएच इसकी 5 से 7 होती है। ओके, अब बात आती है सीन इन मेनली हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल एरियाज के अंदर दिखती है। रिच हमारी आयरन एल्यूमिनियम में होती है। डेफिशिएंट एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास हो गया, लाइम ह्यूमस के अंदर देखने को मिलती है। लाइट कलर होता है इसका भी, ठीक है, रेड आयरन ऑक्साइड के कारण होता है भाई। फिर बात आती है इसकी एसिड लविंग क्रॉप है, ये हमारी प्लांटेशन क्रॉप हो गई, फ्रूट्स हो गए, पाइनएप्पल, एवोकाडो, ये कल्टीवेट किए जाते हैं इस सॉइल के अंदर, लेटराइट के अंदर। ठीक है, टीको फिर रबर ये भी कल्टीवेट करते हैं अपन। अब बात आती है अपने इरोजन। देखो मिट्टी का इरोजन है ना, विंड के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है। देखो सोइल इरोजन से आप क्या समझते हो कि डिस्प्लेसमेंट अपर जो लेयर होगी ना, वो उठ के जो पार्टिकल उठ के ना कहीं पे उड़ जाएंगे। तो 2 टाइप से होता है, वाटर इरोजन होता है और विंड इरोजन होता है। पानी के द्वारा और हमारे हवा के द्वारा होता है। जो वाटर के द्वारा जो इरोजन होता है ना, जो डिटैचमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है और डिपोजिशन है ना हमारे सोइल पार्टिकल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में होता है पानी के द्वारा, तो वो वाटर इरोजन कहलाता है। मेनली इसके अंदर 5 स्टेप आते हैं भाई, ध्यान रखना। स्प्लैश इरोजन होता है जो फर्स्ट इरोजन होता है, फिर सीट इरोजन, रील इरोजन, गली और वैली। ये आपका एक सब्जेक्ट है हमारा SWE, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। ये हमारा 102 कोर्स है। ठीक है, ये आता है आपके 3rd ईयर के 2nd सेम के अंदर, और इसमें आप अच्छे से पढ़ोगे इसके बारे में, कैसे क्या होता है, स्प्लैश इरोजन क्या होता है, सीट इरोजन क्या होता है, रील इरोजन, गली वैली, ये सारे आप पढ़ोगे। बट अभी आप इसका सिर्फ नाम ध्यान रख लो। सीट इरोजन कैन नॉट बी ऑब्जर्व, फार्मर के द्वारा नहीं देख सकता। इरोजन कैन बी कंट्रोल, हम कह सकते हैं कॉन्ट्योर क्रॉपिंग कर देंगे, स्ट्रिप। देखो कॉन्ट्योर मतलब जैसे हमारे ना ढलान इस प्रकार से है, ठीक है, जो हम इस प्रकार से हम कॉन्ट्योर बना देंगे, इस प्रकार से हम अलोंग द स्लोप हम क्या कर देंगे, हम अपनी क्रॉप ग्रो कर देंगे, ताकि इससे हमारे मिट्टी का है वो कटाव नहीं होगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग लगा देंगे, मल्चिंग कर देंगे भाई, इससे हमारा क्या होगा, सोइल का इरोजन होने से बच जाएगा। फिर बात आती है विंड इरोजन। जो हमारा पार्टिकल का डिटैचमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन है, वो हमारा किससे हो, हवा के द्वारा हो, वो हमारा विंड इरोजन के अंदर आ जाता है। वेव इरोजन कंबाइन होता है हमारा हवा और पानी के द्वारा होता है वेव इरोजन। ठीक है, और एंथ्रोपोजेनिक इरोजन किसको बोलते हैं, कास्ड बाय एक्सेसिव ग्रेजिंग के कारण, डिफोरेस्टेशन के कारण एंथ्रोपोजेनिक इरोजन होता है। विंड इरोजन, वाटर इरोजन और एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। ठीक है, आपने देखा विंड इरोजन जो हवा के द्वारा मिट्टी के कण जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, और वाटर इरोजन तो जो पानी के द्वारा जाते हैं। उसके अंदर 5 स्टेप आते हैं, स्प्लैश, सीट, ठीक है, रील और हमारी गली होगी, और हमारे लास्ट हो गए वैली इरोजन। इस टाइप से याद रखना। एंथ्रोपोजेनिक होता है हमारा जो ग्रेजिंग के कारण होता है, जो जैसे हम पशुओं को चराएंगे उसके साथ में जो मिट्टी है ना उनके पैरों के अंदर जो चली जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, मीन्स एक टाइप से उसका भी इरोजन ही हो रहा है। जो सोइल फर्टिलिटी है ना, क्या होती है, सोइल फर्टिलिटी होती है, एक सोइल प्रोडक्टिविटी होती है। देखो फर्टिलिटी का मतलब होता है कि भाई सोइल कितनी फर्टाइल है, कि कितनी हमें वह क्या दे रही है, प्रोडक्शन दे रही है। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कितना प्रोड्यूस कर पाती है सोइल। देखो सोइल फर्टिलिटी क्या होती है कि देखो नॉर्मली बताता हूँ आपको लेमन लैंग्वेज। सोइल फर्टिलिटी हम उसको बोलेंगे जिसमें हमारी कोई भी फसल हो जाए, ठीक है, वो हमारी सोइल की फर्टिलिटी होगी। सोइल की प्रोडक्टिविटी किसको बोलेंगे, कि वो कितना मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस कर पा रही है एक किले से। मान लो 55 से 60 मन गेहूं हो रहे हैं किसी किले में, वो सोइल की प्रोडक्टिविटी है। और जिसके अंदर जो गेहूं का पौधा उग रहा है, अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पा रहा है, वो उसकी सोइल की फर्टिलिटी होती है, कि सोइल फर्टाइल है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो हम डाल भी देते हैं खाद के द्वारा, फर्टिलाइजर्स के द्वारा। ठीक है, ये बात होती है। सारी की सारी जो प्रोडक्टिव सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, बट सारी फर्टाइल सॉइल प्रोडक्टिव नहीं हो पाती। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात आती है हमारी प्रोबायोलिटिक सॉइल के बारे में, कि हमारी सॉइल के अंदर है ना एसिडिक सॉइल होगी, अल्कलाइन होगी, हार्ड पैन होगा सॉइल के। मेजर प्रॉब्लम हमारी सॉइल के अंदर वो कौन कौन सी हैं ये देखेंगे। सबसे पहले आती है हमारी सलाइन सॉइल, जिसको हम वाइट अल्कली सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सलाइन सॉइल या फिर वाइट अल्कली सॉइल। ये किसके कारण होती है, ये हमारी एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर होती है। एनुअल रेनफॉल जहाँ पे 55 सेंटीमीटर से कम होता है ना, वहाँ पे ये अपने को देखने को मिलती है।
ठीक है। और फॉर्मली दीज सोइल आर कॉल्ड वाइट अल्कली बोला जाता है इस सोइल को, बिकॉज जो सरफेस क्रस्ट होता है ना वो वाइट साल्टी हो जाता है। ठीक है, जो आपने देखा होगा वाइट अल्कली, आप कह रहे हैं कि सर आप वाइट अल्कली कैसे बोल रहे हो, तो जो हमारा सरफेस होगा ना इन सोइल का वो आपको बिल्कुल वाइट दिखेगा, मीन्स जैसे ऐसे लगेगा कि नमक हमारा है वैसे दिख रहा है। ठीक है, नमक पड़ा है इस टाइप से, तभी इसको वाइट अल्कली सोइल बोला गया है। ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना, इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आर मेजर बाय सोइल सैलिनिटी के अकॉर्डिंग ही हम मेजर करते हैं कि सोइल कितनी साल्टी होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसको मेजर करती है कि सोइल में साल्ट कितना है। ठीक है, फिर बात आती है इसकी रिक्लेमेशन, मीन्स हम इस सलाइन सोइल को कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्लडिंग करा देंगे। फ्लडिंग का मतलब हम पानी इकट्ठा कर देंगे और वो लीज डाउन होगा ना, उसके अंदर साल्ट है वो मिक्स होकर नीचे चला जाएगा। ठीक है, और रिमूव कर देंगे हम एक्सेस साल्ट को, हमारे जैसे डिजायर्ड लेवल हो गए रूट्स के द्वारा। और यूज ऑफ FYM फार्म यार्ड मैन्योर का यूज़ करेंगे हम सलाइन सोइल के अंदर, इस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। फिर बात आती है एसिडिक, वो तो थी हमारी सलाइन या फिर वाइट अल्कली सोइल बोलते हैं उसको। और अब बात आती है हमारी एसिडिक सोइल, जिसकी pH 5.5 से कम होती है, उसको हम एसिडिक सोइल बोलते हैं। मेनली हमारी वेस्ट बंगाल, नॉर्थन ईस्ट उड़ीसा, तमिलनाडु इनकी तरफ पाई जाती है। एसिडिक ड्यू टू किसके कारण होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ H पॉजिटिव आयन, एल्यूमिनियम आयन, आयरन आयन का एब्जॉर्प्शन करने से ज़्यादा होती है। मैनेजमेंट हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, एसिडिक जो हमारे एसिडिक सोइल होती है, लाइम डाल देंगे, रॉक फॉस्फेट, ठीक है, ये डाल देंगे, ये बेसिक नेचर के होते हैं, तो हमारा न्यूट्रल कर देंगे हमारे सोइल को। ठीक है, फिर बात आता है अल्कलाइन सोइल। देखो एक तो थी सलाइन सोइल में हमारे मेनली कैसे लीचिंग के द्वारा कर सकते हैं रिक्लेमेशन उसकी, और हम उसके अंदर FYM ऐड कर सकते हैं। एसिडिक सोइल को हम लाइम या फिर रॉक फॉस्फेट डाल देंगे। अब बात आती है अल्कलाइन सोइल, जो कि डेवलप होती है ड्यू टू एक्सेस ऑफ सोडियम के कार्बोनेट, सोडियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है हमारे अल्कलाइन सोइल। अल्कलाइन सोइल हमारी यूज हम कौन सा यूज़ करते हैं उसके अंदर, खाद कैन, जिसको हम किसान खाद, न्यूट्रल साल्ट होता है ना, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यूरिया नहीं डालेंगे अल्कलाइन सोइल के अंदर, ये ध्यान रखना। और इस रिक्लेनेशन हम अल्कलाइन सोइल की जिप्सम या फिर ग्रीन मैन्योरिंग की हेल्प से कर सकते हैं। देखो फिर से रिपीट करता हूँ, सलाइन सोइल को हम वाइट अल्कली सोइल बोलते हैं, वो आपको दिखेगी जैसे जो सरफेस होगा ना उसका वाइट ही होगा। तो उसकी हम रिक्लेमेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसको मैनेज कैसे करेंगे, उस सोइल को कैसे हम कल्टीवेट करवाएंगे, लीचिंग करवा देंगे, जिससे वो साल्ट है वो नीचे चला जाएगा, रूट जोन से नीचे चला जाएगा, तो नीचे रहने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट जोन से नीचे चला गया तो हमारी जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो पाएगा। ठीक है, फिर हम उसके अंदर या फिर हम FYM ऐड कर देंगे। फिर बात आती थी एसिडिक सोइल। एसिडिक सोइल होती है जिसकी pH 5.5 से कम होती है, उसके अंदर हम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, हम लाइम डाल देंगे, रॉक फॉस्फेट डाल देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद आती है हमारी जो अल्कलाइन सोइल आती है, ये हमारी किसके कारण होती है, सोडियम के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। इसके हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, जिप्सम या फिर ग्रीन मैन्योरिंग डाल के, ठीक है, करके। फिर आती है हमारी सोडिक सोइल, जिसको सलाइन अल्कलाइन सोइल बोलते हैं दोनों। ठीक है, सलाइन और अल्कलाइन सोइल। रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सोइल 2 स्टेज होते हैं। पहला हो सकता है कि सोडियम को रिप्लेस कर दो किसी अदर कटायन के साथ में, ठीक है, और जो एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके रूट जोन में, या फिर आप जिप्सम डाल दो। ठीक है, लीचिंग हो जाएगी गुड क्वालिटी इरिगेशन वाटर के कारण, तो वो हमारा ठीक हो जाएगा। और जो हमारा आज की जो लास्ट स्लाइड है, ठीक है, आपने जो वन शॉट अभी सोइल का देखा ना, ये आपकी जो लास्ट स्लाइड है, इसके अंदर देखिए, इससे है ना 2022 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो ये दे दिया था उन्होंने कि DS/m ये किसकी SI यूनिट है। ठीक है, इज द यूनिट यूज फॉर DS/m इज यूनिट यूज फॉर, उसमें वेलोसिटी भी ऑप्शन दे रखा था, देखो। ठीक है, बच्चे क्या सोचेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में, इस टाइप से मीटर वगैरह कुछ भी गड़बड़ी सड़बड़ कर सकते हैं, टाइम सोच के हो जाती है भाई ना चाहते हुए, तो उन्होंने ये दिया था। तो ये 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, EC का मतलब क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, और ESP का मतलब होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ठीक है, अब बात आती है सलाइन सोइल की pH कितनी होती है, लेस देन 8.5 होती है। अल्कली सोइल की जो pH होती है वो 8.5 से ज़्यादा होती है। ठीक है, और सलाइन अल्कली सोइल की 8.5 होती है pH। देखो पहले
जो एसिडिक होती है वो 5.5 से कम होती है, ये तो आपको पता ही है। पहले हमने सलाइन सोइल ही पढ़ी थी, वाइट अल्कली सोइल, ठीक है, उसकी लीचिंग के द्वारा या फिर FYM के द्वारा हम रिक्लेमेशन कर रहे थे। और इसकी pH कितनी होती है? 8.5 से कम होती है, अल्कली की ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें सोडियम के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट वगैरह आ जाते हैं ना इसके कारण। और ये 8.5 इसकी होती है। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना, ठीक है, जो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सिर्फ अल्कली की 4 मिलीमीटर होस बाई में सेंटीमीटर, इससे कम होती है 4 से, और इन दोनों की ज़्यादा होती है 4 से। और जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है ना, वो हमारा सलाइन सोइल का कम होता है और 15 से, और ओरो का ज़्यादा होता है 15 से, ठीक है। और जो डेसीसाइमन पर मीटर हम ये यूनिट यूज़ करते हैं, वो किसके लिए यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, यही था हमारे सोइल, पूरा एक सोइल का जो हमारा एक वन शॉट बोल सकते हो, जो पूरा हमारा क्वेश्चन कहीं से भी आना हुआ ना सोइल का, वो इसी स्लाइड से आ जाएगा और इससे बाहर नहीं आएगा। और आपने अभी तक हमारे मिशन एचयू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे आपको आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है, जो न्यू लेक्चर्स है, वो आपको मिल सके। और इसके बाद हम अपना ना ये लास्ट टॉपिक मान लो, अब इसके बाद हम अपनी साइंस है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने जो है अपने एग्रोनॉमी है वो कंप्लीट कर दी। इसके बाद में अगर मुझे कुछ एग्रीकल्चर का ये लगा कि अगर उन्होंने सिलेबस मेंशन कर दिया कि ये पढ़ना, आपने ये नॉलेज होनी चाहिए कैंडिडेट को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो हम उसको आगे कंटिन्यू कर देंगे, बना देंगे वीडियोज़, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लास्ट ईयर जितना पूछा गया था एग्जाम के अंदर, 10 से 12 नंबर का पूछा गया था, वो मैंने आपको कवर करा दिया है, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। और सोइल का जो टॉपिक करवाया ना, ये वन शॉट इसीलिए करवाया ताकि आपको स्प्लिट के अंदर ये दिक्कत ना आए, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं कि भाई एक वन शॉट ही देखना चाहते हैं कि जल्दी से हमारा है वो कवर हो जाए। इसको आप पहले बिल्कुल अच्छे से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आसान है टॉपिक सोइल का। अगर सोइल से क्वेश्चन उठाना तो आप 100% आप कवर कर जाओगे। आप PYQ पेपर उठा के देख लो, जितने के जितने क्वेश्चन आए हैं इस स्लाइड के अंदर से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको अपना नंबर है वो मैं शो करवा दूँगा स्क्रीन के ऊपर। ओके, धन्यवाद।